श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है ग्रहण दोष का किसी जातक पर क्या प्रभाव होता है, ग्रहण दोष कैसे निर्मित होता है और उसके अशुभ फलों से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। आज की कक्षा में इसी बात पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति के जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं ग्रह राशि और नक्षत्रों से प्रभावित होती हैं। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश जो मिलते हैं वह ग्रहों के ऊपर आधारित होते हैं। क्या हमें मिलने वाला है, जन्म के समय पर ही ग्रहों के आधार पर वह निर्धारित हो जाता है, जिसकी जानकारी हमें जन्म पत्र में बन रहे योगों और ग्रहों की स्थिति से ही ज्ञात हो जाती है। कुछ राजयोग होते हैं, कुछ धन योग, उन्नति और सम्मान देने वाले योग होते हैं। वहीं कुछ अशुभ योग, भाग्य में कमी, मानसिक तनाव, असफलता और स्वास्थ्य में कमी के परिचायक भी होते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों को बड़ी सरलता से सफलता मिल जाती है और कुछ लोगों को सफल होने में पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है। तो अनेकों शुभ योग होते हैं तो अशुभ योग भी होते हैं। उन अशुभ योगों में एक योग है ग्रहण योग, जो राहु और केतु के द्वारा निर्मित होता है। जब जब इनके संपर्क में सूर्य और चंद्रमा, जो मन और आत्मा के कारक हैं, वे आ जाते हैं। राहु और केतु आमने सामने समसप्तक रहते हैं जन्म पत्रिका में, और उन्हीं राशियों में चंद्रमा महीने में 2 बार गोचर करता है। तो चंद्रमा के साथ 2 बार ग्रहण योग बनता है। इसी प्रकार सूर्य भी वर्ष में उन राशियों से 2 बार गोचर करता है, तो सूर्य के साथ भी 2 बार ग्रहण योग बनता है। अमावस्या और पूर्णिमा को यदि उन मास में जन्म होता है जिन संक्रांतियों की राशियों में राहु और केतु का गोचर चल रहा है, तो वहाँ पर यह योग कहीं प्रबल बन जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों के साथ जब ग्रहण योग होगा तो वह कुछ अधिक भयंकर हो जाता है। और यदि यही योग लग्न और सप्तम में बनता है, ग्रहण योग सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ अथवा दोनों के साथ, तब भी कठिनाइयों से गुजरने वाला उस व्यक्ति के लिए बन जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए विचार करने की बात यह है कि ग्रहण योग का प्रभाव देखें कैसे। यदि ग्रहण योग में सूर्य और चंद्रमा का अंतर राहु और केतु से 5 अंश से कम है तो ग्रहण योग प्रबल होता है। यदि यह अंश का अंतर 2 अंश से भी कम होता है तो यह बहुत ही भयंकर और प्रबल अशुभ फल देने वाला हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राहु और केतु से बुरी तरह ग्रस्त हो जाती हैं। इसमें भी एक विचार यह देखिए कि यदि सूर्य और चंद्रमा के अंशों से राहु और केतु के अंश ऊपर हैं, अधिक हैं, तब इस योग की संभावना, इस दोष की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के द्वारा ग्रसित होने की स्थिति में होते हैं। राहु केतु वक्री चलते हैं, सूर्य चंद्रमा मार्गी होते हैं, तब यह योग ज़्यादा भयंकर हो जाता है। 7 अंश से अधिक अंतर होने पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य चंद्रमा का राहु और केतु से अंतर 7 अंश से ज़्यादा हो तो तब इस योग की अशुभता में कुछ कमी हो जाती है। लेकिन 10 अंश से अधिक का अंतर यदि होता है तब ग्रहण दोष प्रभावी नहीं रह पाता है। केवल एक राशि में सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु या चंद्र केतु होने पर हम एकदम से ग्रहण योग की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहण दोष तभी बनता है जब सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के निकटतम आएंगे, तभी वह उनके प्रभाव से ग्रसित होंगे। तो जिन जातकों की जन्म पत्रिका में ग्रहण दोष होता है उन्हें उस भाव से संबंधित परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बार बार उस भाव से संबंधित फलों में परिवर्तन होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं।
तो इस प्रकार से ग्रहण दोष का बनना जातक की जन्म पत्रिका में अशुभ माना गया है। लेकिन यह ग्रहण योग यदि तृतीय, छठे और 11वें भाव में बनता है तो कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करने वाला भी हो जाता है। राहु की स्थिति यदि शुभ होती है तो यह शक्ति योग भी बन जाता है और ऐसे जातक आकस्मिक रूप से विशेषकर राहु या केतु की दिशा में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। 11वें भाव में वैसे तो सभी ग्रह शुभ फलदायक बताई है, तो यहाँ पर यदि सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के 7 अंश के अंतर से ज़्यादा हों तो यह शक्ति योग का निर्माण भी करता है और अच्छे फल देने में भी समर्थ हो जाता है। फिर भी सामान्य फल हम देख सकते हैं कि यदि लग्न भाव में ग्रहण योग बनता है तो जातक को योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। उसके मन में विचारों का घुमड़ना अधिक रहता है, अधिकता विचारों की रहती है, कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं, उसके प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं और वह मानसिक रूप से तनाव में भी रहता है। मानसिक विकार की संभावना भी बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और यदि यह ग्रहण योग चंद्रमा के साथ होता है तो ऐसा जातक अवसाद की स्थिति तक पहुंच जाता है। स्वभाव में भी उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। वह कभी विनम्रता से बात करेगा, प्रेम पूर्वक बात करेगा, तो अचानक वह उद्दंडता और क्रोध के साथ भी बात करेगा और यह सब अकारण हो जाता है। ऐसा ही प्रभाव जब द्वितीय भाव में जातक के ग्रहण योग बनेगा तो धन प्राप्ति के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, धन संचय नहीं कर पाता है, वाणी में भी उतार चढ़ाव, कटुता, तीक्ष्णता और अवांछित शब्दों का प्रयोग ऐसा जातक चाहे अनचाहे कर देता है। धन संचय में अवश्य ही उसकी बाधाएं आती हैं, कुटुंब सुख भी प्रभावित होता है। तृतीय भाव में यदि ग्रहण योग बनता है चंद्रमा राहु का, चंद्रमा केतु का, सूर्य राहु का या सूर्य केतु का, तो तृतीय भाव में क्योंकि पाप ग्रह बली होते हैं तो यहाँ यह कुछ सफलता भी दिला सकता है। लेकिन यदि अंशात्मक दूरी कम हुई तो जातक को अनैतिक मार्ग की तरफ प्रवृत्त कर सकता है। जातक में क्रूरता, हिंसा आदि की भावना पैदा हो जाती है और साहस पराक्रम की अधिकता के कारण यदि उन पर कोई शुभ प्रभाव नहीं हुआ तो वह अनैतिक मार्ग का अनुसरण कर लेता है। बार बार उसे कार्य बदलने पड़ते हैं, व्यवसाय बदलने पड़ते हैं। धर्म में ऐसे जातक की रुचि कम होती है। चतुर्थ भाव जो सुख भाव है, यदि वहाँ पर ग्रहण योग बनता है तो माता या पिता के सुख में कमी का अनुभव होता है। भूमि, भवन और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में भी ऐसे जातक को कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। हृदय रोग आदि की संभावना भी बढ़ जाती हैं। पंचम भाव में यदि बनता है तो संतान के लिए, विद्या और बुद्धि के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं होती है। विद्या प्राप्ति में उसे बार बार बाधाएं आती हैं। विद्या पूर्ण करने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और यदि पंचमेश की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आती हैं। छठवें भाव में सामान्यतः पाप ग्रह होकर शुभ फल देते हैं। फिर भी चंद्रमा यदि यहाँ पर आता है राहु या केतु के साथ तो मानसिक स्थिति जातक की प्रभावित होती है। लेकिन छठे भाव में फिर भी इतना अनुचित प्रयोग या इतना खराब फल इसका नहीं होता है। राहु यदि यहाँ उचित हो, कन्या का, मिथुन का, इस प्रकार का राहु होगा तो अच्छे फल भी देखने को मिलेंगे और यहाँ वह शक्ति योग का अपना प्रभाव दे सकता है। लेकिन यदि अंशात्मक दूरी 3 से कम हुई तो अवांछित प्रभाव भी रोग, ऋण आदि के देखने पड़ सकते हैं। सप्तम भाव में यदि यह स्थिति होती है तो दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। दुविवाह के योग बन सकते हैं। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रह पाता है। एक दूसरे पर संदेह की भावना हो सकती है। सप्तमेश पीड़ित हुआ तो विवाह से वियोग या अलगाव की संभावना भी हो जाती है।
अष्टम भाव क्योंकि आयु का भाव है, लंबी बीमारी का भाव है, तो यहाँ पर यदि ग्रहण योग बनता है तो आयु में बार बार बाधाएं, जीवन के ऊपर बार बार संकट और किसी को दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना बहुत ही क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार से नवम भाव जो धर्म भाव है, भाग्य भाव है, यहाँ पर ग्रहण योग बनता है तो भाग्य बार बार धोखा देता है, भाग्य में बाधाएं आती हैं, धार्मिक क्रियाओं में मन नहीं लगता है और जातक धर्म विरुद्ध कुछ अनैतिक कार्य करने की स्थिति में भी जा सकता है। यदि नवमेश कहीं अच्छी स्थिति में हुआ, नवम भाव पर शुभ प्रभाव हुआ, तो कुछ सामान्यतः इसके अशुभ प्रभाव कम हो सकते हैं, लेकिन आजीविका के लिए दसम भाव को 12वें भाव में होने के कारण यह आजीविका को प्रभावित करता है, धर्म को प्रभावित करता है, भाग्य में बाधा लाता है, पिता के सुख में भी कमी करता है। दसम भाव में यदि ग्रहण योग होता है तो माता पिता के सुख में कमी और रोगों की संभावना और आजीविका ऐसे जातक को बार बार बदलनी पड़ती है, उसकी अशुभ प्रभाव उसे देखने पड़ते हैं। 11वां भाव लाभ का है, आय का है, वहाँ पर सामान्यतः सभी फल अच्छा करते हैं सभी ग्रह, और पाप ग्रह भी अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रहण दोष यदि बनता है और वह 3 अंश से कम में बनता है तो नियमित आय के स्रोत नहीं बन पाते हैं, आय में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है और अनेक बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार 12वें भाव बनता है तो शैया सुख में कमी, बंधन का भय, अस्पताल के खर्चों में वृद्धि और अनावश्यक व्यय के योग ऐसे जातक को परेशान करते हैं, जिसके कारण उसका कमाया हुआ धन अस्पताल आदि में ही खर्च होता है और वह धन संचय नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग भावों में हम ग्रहण योग का या ग्रहण दोष का प्रभाव देख सकते हैं। फिर भी यदि यह ग्रहण दोष सूर्य की राशि में सूर्य के साथ या चंद्रमा की राशि में चंद्रमा के साथ होता है तो और भी ज़्यादा प्रबल भयंकर हो सकता है। अब इसके उपाय के लिए सामान्यतः सूर्य और चंद्रमा और राहु और केतु के मंत्रों का जप किया जा सकता है। सूर्य और चंद्रमा यदि योग कारक हों तो उनके रत्न धारण किए जा सकते हैं। सूर्य चंद्रमा और राहु केतु से संबंधित 1 मुखी, 2 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जा सकता है और भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना से भी ग्रहण दोष की शांति होती है। रविवार या सोमवार को व्रत किया जा सकता है। यदि सूर्य के साथ ग्रहण दोष है तो रविवार का व्रत और चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष है तो सोमवार का व्रत किया जा सकता है। फिर भी किसी भी दोष के समुचित निवारण के लिए किसी विशेषज्ञ को जन्म पत्रिका दिखाने के बाद भी उसके अच्छे उपाय लिए जा सकते हैं, उनको किया जा सकता है और ग्रहण दोष के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। वैसे ग्रहण दोष यदि शक्ति योग में परिवर्तित हो जाता है, राहु केतु की स्थिति अच्छी होती है तो यह जातक को अच्छे प्रभाव भी देता है। तो इसलिए केवल ये देखकर कि राहु और केतु के साथ सूर्य चंद्रमा बैठ गए हैं तो एकदम से हम ये ना कह दें कि यह ग्रहण दोष है। हमें उन ग्रहों की स्थिति, उनकी राशिपति की स्थिति, उनके नक्षत्रपति की स्थिति के बाद ही यह विचार करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।